25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 3 बाउजर्स आग पर केमिकल बॉल से तजर्बा भी किया गया। जेल चिरंगी पर सुपर स्टोर की बेसमेंट में लगी आग 27 घंटे गुजरने के बावजूद भी बुझने का नाम नहीं ले रही। बेसमेंट में मुसलसल भड़कते शोलों से इमारत की बुनियादें कमजोर होने का खदशा पैदा हो गया है। सुपर स्टोर के ऊपर फ्लैट्स गुज़िश्ता रोज ही खाली करा लिए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जी जुनैद, आग पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका? आपको बता रहे हैं कि 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और 3 बाउजर्स आग पर केमिकल बॉल से भी तजर्बा किया गया है। जेल चिरंगी पर सुपर स्टोर की बेसमेंट में लगी आग 27 घंटे गुजरने के बावजूद भी बुझने का नाम नहीं ले रही। वजूहात क्या हैं जानने के लिए बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा, आग पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका? अब 27 घंटे रज़ात का वक्त गुजर चुका है, अभी तक नहीं पता चल सका कि आग लगने की आखिर वजूहात क्या थी। जेल चौरंगी के सुपर स्टोर पर लगी जो गुज़िश्ता रोज़ आग है, 28 घंटे तकरीबन उसको गुजर चुके हैं। अभी तक जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग पहले जो है वो बेसमेंट पर लगी थी, उसके बाद जो है मेज़ 9 की तरफ पहुंची और अब जो है वो पहली मंजिल पर बताया जा रहा है कि आग पहुंच चुकी है और वहाँ जो सुपर स्टोर है पहली मंजिल पर वहाँ पर जो है वो केमिकल बताया गया है कि जो वहाँ पर जो है वो परफ्यूम जो रखे हुए थे, उसके साथ साथ कॉस्मेटिक था, कॉस्मेटिक के साथ जो गारमेंट्स है वो भी वहाँ जो रखे हुए थे। इसकी वजह से आग जो है वो भड़की है। इस वक्त भी जो है वो धुआं काफ़ी निकल रहा है और रेस्क्यू इदारों को काफ़ी जो है मुश्किलात का इस हवाले से सामना करना पड़ रहा है। बेसमेंट पर आग जो है अभी तक मुकम्मल तौर पर उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके साथ साथ मेज़ 9 पर भी आग जो है वो लगी हुई है। धुआं जो है वो काफ़ी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू इदारों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर कराची भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने जो है वो तमाम दर जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया और काम पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि आग की वजह से जो है वो इमारत की जो बुनियाद है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खस्ता हाली का शिकार जो है वो हो चुकी है और सुपर स्टोर के ऊपर जो इमारत है उसको मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। 17 मंजिला इमारत है जिसमें जो है वो 2 फ्लोर जो है वो पार्किंग के है, बाकी जो है वो रिहायशी है। तमाम को जो है वो खाली करा लिया गया है। 160 के करीब जो है फ्लैट है, ये बताया गया है कि यहाँ मौजूद हैं। तमाम को खाली करा लिया गया है। रिहायशी इमारत के साथ जो दफातर हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। इस वक्त भी आग बुझाने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। कब तक ये आग बुझती है ये कहना कुछ है जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। जी अच्छा जुनैद, ये भी बताइएगा फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आपने बताया कि पहले फ्लोर तक जो है आग जो है वो चल रही है, इसमें उनका क्या कहना है कि कितना वक्त लगेगा इसको कंट्रोल करने में? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से दावा तो पहले किया गया था कि आग पर जो है वो काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन हकीकत जो उसके बरक्स थी। उसके बाद दोबारा जो है वो आग भड़क उठी और उसने देखते देखते शिद्दत अख्तियार की। इस वक्त जो है वो पहली मंजिल पर भी जो है वो आग लगी हुई है। धुएं के बादल जो वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का इस हवाले से जो है अभी कुछ कहा नहीं गया है, कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मज़ीद गाड़ियों को तलब किया गया है। उनका पहला टारगेट जो है वो आग पर काबू पाना है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़रूर यह कहा है कि बिल्डिंग की जो बुनियाद है वहाँ पर क्रैक्स जो है वो पड़ गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जो बड़े हादसे का सबब जो है बन सकते हैं। इस हवाले से जो है वो बिल्डिंग को फौरी तौर पर जो है वो खाली करा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम कब तक ये कहते हैं, अभी कुछ जो इनकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। कब तक ये आग बुझेगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अच्छा जुनैद फिरोज, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जेल चिरंगी पर आतिशज़दगी का शिकार इमारत के मकीन परेशान हो गए हैं। फ्लैट में कीमती सामान मौजूद है, निकालने की इजाज़त कब मिलेगी? इमारत का मुआयना कब होगा? उम्र भर की जमा पूंजी से आशियाना बनाने वाले शहरियों को छत से महरूम होने का खौफ सताने लगा है। सूरत हाल वाज़िया ना होने पर परेशानी का शिकार हो गए हैं। देखें, कमेटी वगैरह वाले कोशिश कर रहे हैं, सारी जितनी भी हेल्प आउट करना चाह रहे हैं,
करीबी बिल्डिंग वालों ने भी काफ़ी हम लोगों की हेल्प की। अब आगे कल आया अमल ये लोग तय करेंगे कि ये लीगली जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि ये बिल्डिंग अब रहने के काबिल है या नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि ये जगह पार्किंग की जो बिल्डर ने इनको बेची है या क्या की। मेरा 3rd फ्लोर के ऊपर पोर्शन है, फ्लैट है 3 रूम का, और ये मैंने जमा पूंजी से अपनी थी उससे खरीदी थी। हमें अभी तक अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हमारे अपने कीमती सामान नहीं निकालने दिया जा रहा। कोई कहने वाला नहीं है, आला काम आते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। चीज़ें कौन बताएगा हमें, कहाँ से हमें फेवर मिलेगा? जो बर्बादी हुई है उसको कौन जिम्मेदार हो? फिर लिहाजा रिक्वेस्ट यही है आला हुकाम से कि हमें इसी हवाले से जो हमारा नुकसान हुआ है, हो गया है, इसका लिहाजा किया जाए। एक बार फिर से जुनेद फिरोज की जानब हम बढ़ेंगे और पूछेंगे, जुनेद आगाह कीजिएगा, 3 बाउजर्स का भी इस्तेमाल किया गया है आग बुझाने के लिए, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता जो बताया मैंने आपको कि 27 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त भी आग जो है वो लगी है, पहली मंजिल पर जो है वो आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की जानिब से जो है वो बाउज़र का भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ 25 से ज़ायद गाड़ियाँ बताई गई है कि यहाँ पहुंच चुकी है। मज़ीद गाड़ियों को भी जो है वह तलब किया जा रहा है। इसके ज़्यादा फॉर्म जो केमिकल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आग को मज़ीद फैलने से जो है वो रोका जा सके। पहली मंजिल के बाद जो है ऊपर 2 मंजिलें जो बनी हुई हैं वहाँ पर पार्किंग है, उसके ऊपर जो है रिहायशी इमारत है। तो पहली कोशिश ये की जा रही है कि जो वो पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग को पहले आग रोकी जाए, फिर उसके बाद जो मंजिल है, जो रिहायशी इमारत है, उस तक आग रोकी जाए। तो केमिकल का जो है वो फायर ब्रिगेड की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाया जा सके और आग को मज़ीद फैलने से जो रोका जा सके। जी अच्छा जुनेद, ये भी बताइएगा, क्योंकि आग को लगे 27 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, फायर ब्रिगेड हुकाम की जाने से अब क्या कहा जा रहा है कि जो सरिया था उसका भी पिघलने का खदशा जाहिर किया गया था बेसमेंट में, अब उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें, अभी तक फायर ब्रिगेड हुकाम के जाने से जो कोई भी सामने नहीं आया, ना ही उनकी जानिब से कोई बयान सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ जो बयान आया था उसके बाद से फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मीडिया के सामने कोई भी बयान जो है वह नहीं दिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम का सिर्फ यही कहना है कि पहली कोशिश, पहली तरजीह यही है कि आग पर जल्द अज जल्द जो वो काबू पाया जा सके, मज़ीद जो है वो आग को फैलने से रोका जा सके। इसीलिए जो है वो फॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आग मज़ीद फ्लोर्स तक ना फैले, उसको वहीं जो है पहली मंजिल तक रोका जाए और पानी की मदद और फॉर्म की मदद से जल्द अज जल्द उस आग के मकाम तक जो है वो पहुँचा जाए जो बेसमेंट पर इस वक्त भी जो है वो लगी हुई है, ताकि आग जो है वो मज़ीद ना फैले और इससे मज़ीद जो है वो कोई जानी नुकसान ना हो। जुनेद, ये भी बताइएगा, क्योंकि ऊपर सुपर स्टोर के ऊपर रिहायशी प्लॉट्स हैं, क्या उनको अपना सामान निकालने के लिए इजाज़त मिली है रिहायशियों को? बिल्कुल, अभी तक इस हवाले से कोई जो बयान सामने नहीं आया है। रिहायशियों को गुज़िश्ता रोज़ आग लगी थी, उसके बाद से जो यहाँ से जो खाली कराई गई थी, उनका निकाला गया था, वो महफूज मकाम पर मुंतकिल तो हो गए, मगर अभी तक उनको दोबारा जो है बिल्डिंग में जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बिल्डिंग की बुनियादें जो है मुसलसल जो 27 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, जो आग लगी हुई है, बुनियादें जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का जो सबब बन सकती हैं। इसी वजह से जो किसी को भी बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिर्फ रेस्क्यू इदारे के एहलकार और फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसको अंदर जाने की इजाज़त है, उसके अलावा किसी को भी यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मुतासिरीन का यह कहना है कि जमा पूंजी उनकी थी ज़िंदगी भर की, आग लगने की वजह से जो है वो ख़तरा यही है कि जमा पूंजी जो थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो सकती है। उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपना बचा कुचा जो सामान है उसको निकाल सकें। जी ठीक है, जुनैद फिरोज़ हमें अपडेट कर रहे थे। 27 गाड़ियाँ मसरूफ़ अमल हैं फायर ब्रिगेड की और कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से काबू पा लिया जाए। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने पार्किंग की जगह पर गोदाम बनाने पर सुपर स्टोर इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आग गोदाम तक महदूद है, फैलने से रोक दिया गया है। गोदाम में कुकिंग ऑयल होने से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। के लिए स्पेस थी, उसमें वेयर हाउस बनाया हुआ है और उसमें कुकिंग ऑयल जैसी चीज़ें भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन फायर कंटेंट है और बिल्डिंग जो है ये ऊपर नहीं गई। फायर को जो ये कामयाबी है कि इतना अंदर जो कुकिंग ऑयल या सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, उसके बावजूद सारे जो हमारे इदारे हैं उनके तावन से फायर को हम कंटेन करने में कामयाब हैं और अब फायर जो है
नीचे बेसमेंट में ही कंटेंट है जहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है। हमारे साथ पाकिस्तान नेवी, KPT और बैरिया टाउन का भी ताबन है, उनके भी यहाँ पर फायर टेंडर्स फोम के साथ आए हैं और ये जो फायर कंटेन हुई है फोम की मदद से हुई है। इस वक्त भी हम इस पर लगे हुए हैं, काम हो रहा है। 18 से ज़ायद फायर टेंडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, काम हो रहा है और बार बार इसकी रीफिलिंग हो रही है और मुसलसल 24 घंटे से ये काम हो रहा है। ये चल इसलिए रही है और अभी तक जो उस पर हम इसको कंटेन करने की जो कोशिश कर रहे हैं मुसलसल, वो इसलिए कि जो कुकिंग ऑयल की वजह से वो एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। 160 जो फ्लैट्स हैं 158 ऑक्यूपाइड थे। सारी की सारी फैमिलीज़ को कल डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में सारे इदारों की के तावन से सबको इवैक्यूएट कर दिया था। वो सब आपके साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। वो सारे लोग चले गए थे और कोई भी अंदर बिल्डिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये हिदायत दे दी है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है इस तरह का लीगल काम करने में, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। कोरंगी सनती एरिया में कायम गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक रात 3 बजे कोरंगी सेक्टर 28 में गारमेंट फैक्ट्री में आतिशज़दगी की इतला मिली, जिस पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 6 गाड़ियों और वाटर टैंकर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने की सहूलत मौजूद नहीं थी। इंतजामिया के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। निम्रा काज़मी केस में अहम पेशरफ सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट में निम्रा काज़मी की उम्र 17 से 18 बरस साबित हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने निम्रा काज़मी को बालिग करार दे दिया है, मगर हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। अदालत का ट्रायल कोर्ट फैसले तक निम्रा को पनाह होम भेजने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने निम्रा को शोहर से मिलने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि निम्रा कम उम्र नहीं है। नादरा वाले झूठ बोल रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाएं तो इनके हकूक होते हैं। एडवोकेट फारूक ने कहा कि अगवा की FIR तो वैसे ही ख़त्म हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए IG सिंध की तैनाती जल्द किए जाने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि मुश्ताक महर के बाद कायम मकाम IG सिंध कामरान फजल को लगाया गया था, मगर आज या कल तक नए IG सिंध की तैनाती हो जाएगी। IG सिंध हमने इंस्पेक्टर जनरल सिंध जो है जब गए थे तो हमने एक एक्टिंग चार्ज दिया था। हमारी सलाह मशवरा फेडरल गवर्नमेंट से चल रहा है, हमारा कोलिशन पार्टनर से बात होगी। इंशाल्लाह ताला आज या कल सुबह तक कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी है। दस्तगीर नंबर 9 में बिजली की कई घंटों की आंख मचोली ने शहरियों का सुख चैन छीन लिया है। आपको बता रहे हैं कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। बिजली की आंख मचोली ने इलाका मकीनों को परेशान कर दिया है। इलाका मकीनों की जानिब से कहा जाता है कि बिल देते हैं लेकिन लाइट नहीं आती है। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। दस्तगीर नंबर 9 में बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान हो गए हैं। शहरी की जानिब से मुतालबा किया जाता है कि बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम किया जाए, क्योंकि उनकी जानिब से कहा जाता है इलाका मकीन कहते हैं कि हम बिल देते हैं लेकिन लाइट नहीं आती। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी है। दस्तगीर नंबर 9 में बिजली की कई घंटों की आंख मचोली ने शहरियों का सुख चैन छीन लिया है। दस्तगीर नंबर 9 में बिजली की तवील बंदिश शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। शहरी कहते हैं बिल देते हैं लेकिन लाइट नहीं आती है। ये टेंशन के नाम पर कई घंटों के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। पटिशन के नाम से, मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कई घंटों के लिए गायब रहती है। बिजली की आंख मचोली ने इलाका मकीनों को परेशान कर दिया है। ये दस्तगीर नंबर 9 में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग इस वक्त जारी है और इलाका मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है कि बिल देते हैं लेकिन लाइट नहीं आती है। इलाका मकीनों की जानिब से मज़ीद क्या कहा जा रहा है जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कराची में इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौसम गर्म है और सोने पे सुहागा ये है कि जो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, तो वो शहरियों के लिए मज़ीद जो है वो दर्दसर बन चुका है। इस वक्त मैं दस्तगीर के इलाके ब्लॉक नंबर 9 में मौजूद हूँ, जो कि दस्तगीर नंबर 9 कहलाता है। यहाँ पर भी जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि कितनी परेशानी है लोड शेडिंग के हवाले से और के इलेक्ट्रिक कितने घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है। भाई एलानिया लोड शेडिंग जो है वो यहाँ पे तकरीबन 4 से 6 घंटे है, और गैर एलानिया तो फिर उसका कोई टाइम नहीं होता, वो जब चाहे चली जाती है। और पूरा दिन कल भी जो है वो सुबह से लाइट गई हुई थी 8 बजे से और आई है शाम को 4-5 बजे। के इलेक्ट्रिक को आप लोग शिकायत करते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स आता है? वो तो कह रहे हैं इंटरनेट वो जो है नेशनली शॉर्टफॉल है, हम क्या करें। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिनका कहना है कि जब के इलेक्ट्रिक को ये शिकायत करते हैं तो वो ये हीले बहाने करते हैं कि नेशनली तौर पे जो शॉर्टफॉल आ रहा है उसकी वजह से लोड शेडिंग है, जबकि इस इलाके पे जो है वो एलानिया लोड शेडिंग तो की जा रही है, लेकिन एलानिया लोड शेडिंग भी जो वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और यहाँ पे हमारी जो बहुत से मकीन है उनसे बात हुई कि उनका ये बताना है कि 15 दिन में एक दिन ऐसा आता है जब सुबह से लेके शाम तक के लिए मेंटेनेंस के नाम पर लाइट बंद कर दी जाती है, जो कि शहरियों के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफे का सबब बनती है। बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं, जब लाइट नहीं होती तो बच्चों की जो इम्तहानात की तैयारी है वो भी मुतासिर होती है, जबकि जो ख़वातीन का जो है वो घरेलू उमूर भी जो है उनका अदायगी में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। शहर में गैस का संगीन बहरान बरकरार है। मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस बंदिश के ऐलान के बावजूद भी घरेलू सारिफिन की मुश्किलात बरकरार हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं? बिल्कुल, देखें शहर में सुइसुद्दीन गैस हुकाम की जानिब से आज सुबह ये तो ऐलान किया गया कि मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी मुअत्तल की जा रही है, जिसमें CNG सेक्टर को 3 रोज़ा बंदिश, जबकि इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को 1 रोज़ा बंदिश के लिए जो है वो ऐलान किया गया। उसके बावजूद शहर के जो रिहायशी इलाके हैं उनको अबतर सूरत हाल का सामना है। शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी और इसके साथ साथ गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के हवाले से बात करें तो रात गए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। रात 10 बजे से 11 बजे के दौरान से लेकर सुबह 6 बजे से 7 बजे के दरमियान जो 8 से 9 घंटे के औकात कार हैं, इसके दौरान मुकम्मल तौर पे गैस सप्लाई की जो इस वक्त बंदिश का सामना है। और रिहायशी जो सार्फिन है उनका यही कहना है कि ऐसी सूरत हाल में ख़ास तौर पे जब रात के खाने की तैयारी होती है या सुबह दफातर के लिए जो लोग घरों से निकलते हैं उनके लिए नाश्ते की तैयारी होती है, वो शदीद उसमें मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहता है। दूसरी जानिब अगर घरेलू सार्फिन के हवाले से बात करें तो शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में लो गैस प्रेशर्स की शिकायत भी जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके शामिल है। और उनकी जानिब से सार्फिन की जानिब से यही कहना है कि इस वक्त जब शदीद गर्मी का मौसम है, शहर में ना कोई इस वक्त गैस का इतना इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बावजूद लो गैस प्रेशर्स की जो शिकायत है वो मुसलसल बरकरार हैं। कमर्शियल सार्फिन भी इस वक्त जो है वो सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर है। तो ओवरऑल कराची में इस वक्त गैस का एक बुरहान है और सुई गैस हुकाम की तरफ से तरसीली निज़ाम में किसी किस्म की बेहतरी ना होने पर हुकूमत से शहरियों का यही मुतालबा है कि इस तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए सुई गैस हुकाम को जो है वो पाबंद किया जाए और इस गर्म मौसम में कम से कम गैस की जो तरसील है उसको बेहतर। हबीब, कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली की जानिब एक और कदम। गुलशन इकबाल 13D पर अंडरपास की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। अंडरपास के ऊपर सर्कुलर रेलवे का ट्रैक तामीर किया जाएगा। अंडरपास की तामीर का काम 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से जानेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में सर्कुलर रेलवे की जो ट्रैक है उसकी तैयारियों का अमल जो है वो एक तरह से शुरू हो गया है। गुलशन इकबाल के मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 13D का ये मुकाम है और यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि जो मेन रोड था 13D का उसको काट कर नीचे से अंडरपास जो है वो निकाला जा रहा है। कैमरामैन आसिफ शफ़ी से कहूँगी ज़रा आपको ये मनाज़र दिखाएंगे। आप राइट साइड पर मंजर मुलाहजा कर सकते हैं। ये रोड जो है वो गुलशन 13D की तरफ जाता है और गुलशन मेन रोड से आता हुआ इस रोड के अंदर जो है वो रेलवे का ट्रैक कभी दब चुका था। अगर आप गौर करें तो नीचे राइट साइड पर आपको रेलवे के जो ट्रैक की पटरियां होती हैं वो भी नज़र आएंगी नीचे पड़ी हुई, और वो पटरियां जो हैं वो कभी इस रोड के अंदर धंस चुकी थी, लेकिन अब इसकी खुदाई के बाद इन पटरियों को जो है वो निकाल दिया गया है। ये रेलवे का ट्रैक है, गुलशन रेलवे का ट्रैक आप पीछे देख सकते हैं। ये राइट साइड पर इस तरफ से ये ट्रैक आता हुआ आगे गुलशन की तरफ निकलता है। तो सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के लिए, सर्कुलर रेलवे की ट्रैक की दोबारा से तामीर के लिए, इस रोड को भी जारी रखने के लिए ये प्लान किया गया था कि 1 साल के अंदर इस अंडरपास को जो है वो तामीर कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में इसकी खुदाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। बहुत तेज़ी के साथ ये काम जारी है। टारगेट ये है कि 1 साल के अंदर इसको मुकम्मल करना है और फिर इस अंडरपास के मुकम्मल होने के बाद फिर ट्रैक को जो है वो बहाल किया जाएगा और दोबारा तामीर किया जाएगा।
बहुत तेज़ी के साथ वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं खुदाई के साथ। आप देख सकते हैं हैवी मशीनरी भी यहाँ पर लगी हुई है और ये हैवी मशीनरी जो है वो रोड को खोदते हुए नीचे जा रही है। मट्टी यहाँ से उठा के इसको ट्रांसफ़र भी किया जाएगा और बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से कि इस काम को जो है वो 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि जितनी तेज़ी से सर्कुलर रेलवे का काम शुरू सके। बहुत शुक्रिया आदिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से माहौलियाती आलूदगी के सिलसिले में शारे फैसल पर लगे कॉर्नर क्रॉप्स के दरख्तों की जगह माहौल दोस्त पौधे लगाने के अहकामात पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। आपको बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से माहौलियाती आलूदगी के सिलसिले में शारे फैसल पर लगे कॉर्नर क्रॉप्स के दरख्तों की जगह माहौल दोस्त पौधे लगाने के अहकामात पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इंस्ट्रक्शन सामने आई थी गुज़िश्ता दिनों और उसके तहत ये कहा गया था कि बतदरीज जो गैर मयारी एक पौधा है जो कि साबिक कालिदम सिटी गवर्नमेंट के दौर में इंपोर्ट करके कराची में जा बजा लगाया गया था कॉर्नोकॉर्पस, जिसके बारे में मुतज़ाद जो है वो माहिरीन राय रखते हैं और कहा यह जाता है कि ये नामुवाफिक है और यहाँ की माहौलियाती आलूदगी को कम करने के हवाले से वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो कि दीगर पौधे करते हैं, जिनमें गुलमोहर शामिल है, नीम, बरगद, पीपल और इस किस्म के दीगर पौधे जो हैं वो शामिल हैं। जो KMC का महकमा बागात है उसके मुतल्लिका अफसर हमारे पास मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा, क्या इसमें आपने हिकमत अमली बनाई है और सुनने में यह आया है कि कारसाज रोड को जो अंदरूनी इलाके हैं वो भी जो है कॉर्नोकॉर्पस से जो है साफ़ किए जाएंगे? जी इंशाल्लाह इसको एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हिदायत के मुताबिक के कॉर्नोकॉर्पस को हम रिमूव करके इसकी जगह पे हम गुलमोहर, नीम, बादाम इस टाइप के पौधे मतलब कि हम इसको लगाना चाह रहे हैं। नारियल जैसे हमने आगे नेक्स्ट वाटर बोर्ड की पट्टी पे लगाया है। हम इस वक्त छोटे पौधे लगा नहीं रहे, हम तकरीबन 9-10 फीट के पौधे 8 फीट के पीछे आपने देखे होंगे, तो कोशिश है हमारी बड़े से बड़े लगाने की और इसको हम खुद मेंटेन करी KMC, ठीक है। और शारा फैसल को कितने अरसे में कंप्लीट कर देंगे आप, कॉर्नोकॉर्पस से पाक कर देंगे? सर कम्प्लीटली तो अभी मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, लेकिन ये वाली पट्टी को इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर हमारा इरादा है कि इसको हम कर देंगे और पौधे भी लगा देंगे। बिल्कुल, पौधे लगाए जा रहे हैं और कदावर लगाए जा रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर सकें और माहौलियाती आलूदगी का जो है नबरदाज़मा हुआ जा सके। शुक्रिया रिजवान। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची की एक और बिल्डिंग खतरनाक और मखदूश करार दे दिया। PECHS में सीमा ब्रिज व्यू बिल्डिंग को खतरनाक करार दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तारिक चांदियो ने मकामी पुलिस से भी मदद मांग ली है और SSP ईस्ट को ख़त अरसाल कर दिया है, जिसमें इमारत को जानलेवा करार दे दिया गया है। ख़त में लिखा गया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बिल्डिंग को ख़तरनाक और मखदूश करार दे दिया है, इसलिए इलाके को सील किया जाए और क्लियरेंस के बाद किसी फर्द या फायर फाइटर को अहाते में ना छोड़ा जाए। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई पर। तो मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा हो गया है। ऑल कराची इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के नायब सदर अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि महकमा एक्साइज फौरी नंबर प्लेट के इजरा को यकीनी बनाए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट। कराची इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस ने मोटरसाइकिल नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन कीमत में बढ़ाई गई फीस को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर अब्दुल्ला शारी का कहना है कि फीस बढ़ने से खरीदार और डीलर्स के मामलात खराब हो रहे हैं। पिछले 4 दिन पहले 1000 रुपये कीमत बढ़ा दी गई है नंबर प्लेट कीमत में, और नंबर प्लेट आज भी नहीं है। अब हम कस्टमर को जब कहते हैं कि जी 1000 रुपये और दें और नंबर प्लेट फिर भी नहीं आएगी, तो कस्टमर के साथ हमारी दुकानदारी ख़राब होती है। इस वक्त आप ये समझ लें कि कम से कम 25 करोड़ रुपए की नंबर प्लेट जो है वो खुर्द-बुर्द हो चुकी है। अब्दुल्ला शारी का कहना है कि पहले ही नंबर प्लेट का ताखीर से अजरा होने पर सार्फिन बरम है। सालों से नंबर प्लेट का अजरा में ताखीर का सामना है। नंबर की तरसील के अमल को फौरी यकीनी बनाया जाए। पिछले 5 साल से नंबर प्लेट गवर्नमेंट की जो है वो 1-2 महीने आती है और अगले 10 महीने नहीं आती है। सिर्फ वो अपना शो कर देते हैं कि जी नंबर प्लेट हम दे रहे हैं, पूरा साल नंबर प्लेट नहीं आती है। मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस ने महकमा एक्साइज से रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान बनाया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21।
पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे से सनतों की बंदिश के बादल मंडलाने लगे। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। कहते हैं बिजली 8 रुपये महंगी होने से सनतें कैसे चलाएंगे। दरामदी LNG कुदरती गैस से 400% से ज़ायद महंगी है। इंडस्ट्री को चलाने के लिए अब कुदरती गैस ही देना होगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, देखा जाए इंडस्ट्री की जानिब से जो मुसलसल बिजली की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, कंसर्न देखा जा रहा है इंडस्ट्री आगे कैसे चलेगी। और ये तमाम कंसर्न अब सामने भी आ रहा है, चाहे मुल्क भर से आ रहा है सामने। यहाँ पे फेडरेशन हाउस के वाइस प्रेसिडेंट शबीर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या होने जा रहा है। सर, कितनी मुश्किलात बढ़ गई हैं? ये जो प्राइस बढ़ने की जो नेपरा ने अभी अप्रूव किया है और उससे प्राइस अभी चंद दिनों में उसका आज या कल में नोटिफिकेशन हो जाएगा। 8 रुपये मज़ीद महंगी की जा रही है। इंडस्ट्रियल्स में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि इसके अंदर आखिर वो इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। उनको इंटरनेशनली ख़ाम माल की जो लागत में इजाफा है उसके अंदर भी परेशानी का वो इज़हार कर रहे हैं। कुछ टेक्सटाइल वालों के यहाँ से इत्तलात आ रही हैं कि इंटरनेशनली भी डिमांड में क्या प्राइस बढ़ने की वजह से कमी है। तो हमें ये समझ नहीं आ रही है कि इतनी प्राइसें बढ़ने के साथ किस तरह से ये चीज़ें कोप कर सकेंगे। शबीर साहब, अगर देखें दरामदी RLNG की भी कीमत देखें, कुदरती गैस से 450% जो है बढ़ गई है। कैसे सर्वाइव? अभी तक RLNG दे रहे हैं इंडस्ट्री को? RLNG ना सिर्फ इंडस्ट्री को ले रहे हैं बल्कि कुछ अभी इतलात ये आ रही थी कि के इलेक्ट्रिक को भी जो है RLNG पे ही अभी तक वो बिलिंग कर रही है। हालांकि उनको सुई गैस पे उन्होंने बिजली देनी शुरू की है और उसके बावजूद लेकिन के इलेक्ट्रिक जो उनको बिल कर रही है वो RLNG पे कर रही है और पाकिस्तान के मुकाबले में उनको स्पेशल रेट लगाया जा रहा है। इस तरह से पहले ही महंगाई का शिकार जो ये लोग हैं उनको इंडस्ट्री को चलाने में बड़ी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शबीर साहब, जो पेट्रोल की सब्सिडी भी बढ़ गई है, इसके लिए क्या कुछ फार्मूला है आप लोग की नज़र में फेडरेशन हाउस के, क्या कर सकते हैं? जी हाँ जी, इसमें भी हमारी तजावीज़ में था। हमारी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने ये प्रपोज़ किया था जी मोलेसिस एक्सपोर्ट हो रहा है, मोलेसिस को अगर एक्सपोर्ट ना किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए तो उससे मुतबादिल के तौर पे एथनॉल होएगा और उसको ब्लेंडिंग की जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को शायद ये बात पसंद ना आए जो कि ऑयल इंपोर्ट करने में वो हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर आवाम को फ़ायदा हो और पब्लिकली चीज़ों की कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है ना वो कम आए, तो उसमें एथनॉल का इस्तेमाल किया जाए मोलेसिस से खुद लोकली मैन्युफैक्चर करके, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसमें बेहतरी आ सकती है। जी, जैसे कि आपने सुना फेडरेशन हाउस की जानिब से कंसर्न शो किया कि एसोसिएशन उनसे रब्ता करी क्योंकि गैस की कीमत बहुत ज़्यादा दरामदी LNG की बढ़ गई है, उससे पैदावारी लागत बढ़ रही है। साथ ही अगर देखा जाए जो दीगर अजनास हैं कि पैदावारी लागत बढ़ने में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ी है, कंसर्न शो किया उसके लिए मुतबादिल के तौर पर दिए कि हुकूमत उस पर अमल दरामद करे। अशरफ खान। सूबाई वज़ीर सैयद गनी ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद गनी का कहना था कि इमरान खान ने आयन शिकनी की है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है और इमरान खान के इकदाम जो हैं वो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। ये जो नाम निहाद सियासी लीडर बन गए उनके दरमियान इमरान खान, मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ, इमरान खान एक ऐसा शख्स है जिसको अपनी ज़ात से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान इस मुल्क में फसाद चाहता है, इमरान खान इस मुल्क में सिविल वार चाहता है, इमरान खान इस मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इमरान खान इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इमरान खान इस मुल्क को दुनिया भर में तनहा करना चाहता है, इमरान खान हर उस इदारे को ख़राब करना चाहता है जो इमरान के गैर आइनी मुतालबात या उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने को तैयार नहीं है। ये शख्स आइन शिकन है और हुकूमत को फौरी तौर पर, वफाकी हुकूमत को इसके खिलाफ आइन शिकनी के तहत आर्टिकल 6 के तहत इसके खिलाफ ट्रायल इसका शुरू करना चाहिए। कराची में मैट्रिक इम्तहानात अपने आखिरी मराहिल में हैं। जमात नहम का आखिरी पर्चा भी मुकम्मल हो गया है। तलबा के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अल हक पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ और आज जैसे कि हम जानते ही हैं कि मैट्रिक के इम्तहानात जो हैं सिंध भर के तरह शहरकायत में भी जारी थे, लेकिन अब जो ये इम्तहानात हैं वो इख्तिताम पजीर होने को हैं। आज 9वीं जमात का इंग्लिश अंग्रेज़ी का पर्चा था जो कि इख्तिताम पजीर हुआ। इस वक्त हमारे साथ कुछ तालिब इल्म भी मौजूद हैं जो कि हमें यहाँ पर बड़े खुश दिखाई देते हैं क्योंकि पेपर्स होते हैं और पेपर्स का एक सर पर बहुत एक स्ट्रेस होता है, लेकिन आज ये तालिब इल्म अपने इम्तहानात को मुकम्मल करके यहाँ पर मौजूद हैं। अभी अंग्रेज़ी का पर्चा ख़त्म हुआ है। इन तालिब इल्मों से इनके तासुरात भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा आज कौन सा पेपर था और पेपर कैसा हुआ? इंग्लिश और पेपर अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ पेपर।
अच्छा, और भी तालिब इल्म इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे भी उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। आज आखिरी पेपर है, पेपर तो हो चुका, अब क्या करने का इरादा है? अब थोड़ा एंजॉय करने का इरादा है, घर जाएंगे, थोड़ा तो आराम करेंगे, वैसे ऐसा नहीं है, और फिर एंजॉय करेंगे। अब और जी आपका क्या प्लान है? पेपर ख़त्म, आप फैमिली के साथ घूमने फिरने का इरादा है? सो जाएंगे घर जाके, बस सो जाएंगे घर जाके। तो ये कितने दिन स्ट्रेस था सर पे जो? बहुत था। कैसा हुआ पेपर? पेपर ज़बरदस्त हुआ, बहुत अच्छा हुआ पेपर। जी जी। यकीनन तौर पे यहाँ पे तालिब इल्म जो हैं बड़े हमें खुश दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर मेरे कैमरामैन भी अगर आपको कैमरे की आंख से दिखा सके कि यहाँ पर ये तालिब इल्म अपने पेपर करके आप अपने घर की जानिब रवा दवा हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा, जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं आप लोगों पर भी एक स्ट्रेस होता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने को हैं, कितना आप रिलीफ फील कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये पहली दफ़ा मेरा बोर्ड का सेंटर लगा है और हमने बहुत सारी इनको फैसिलिटीज़ दी है और आज देख रहे हैं कि बच्चों में कितनी खुशी और इन्जॉय कर रहे हैं कि हम लास्ट पेपर में इन्जॉय करेंगे। तो यही बच्चों की साल की कारकर्दगी होती है और यही मेहनत होती है कि ये कैसे मेहनत कर रहे हैं और आगे कैसे जाएंगे, अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, अपने पाकिस्तान का, मुल्क का नाम रोशन कैसे करें, रोशन करेंगे। यकीनन तौर पे हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे मुल्क के ये सरमाया है और इस सरमाए को आगे फ़रोग देने के लिए, इनको अप्रिशिएट करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है इन तालिब इल्मों के शाना बशाना खड़े हों और इनको बहुत शुक्रिया ज़ुबैर। वजारत IT और टेलीकम्युनिकेशंस के तहत सिंध के 6 अजला में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के 3 मनसूबों का इजरा कर दिया गया। तकरीब से वफाकी वजीर IT ने कहा कि तासुर था कि MQM अंदरून सिंध काम नहीं करती। सिंध के इन अजला में लोगों को 4G समेत अहम नेटवर्क मिलेगा। अंदरून सिंध के तमाम दोस्त ई-कॉमर्स स्कूलिंग से फ़ायदा उठाएंगे। आज की साइनिंग सेरेमनी जो हो रही है, जो दादू, जामशेरो, लाड़काना, कंबर, शहजादकोट, हैदराबाद, बदीन, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर लगभग 5 अरब रुपए की लागत से बनाया जाएगा। 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें लगभग 42 लाख आबादी को इससे फवायद पहुँचेगा। उन तमाम लोगों को तेज़ रफ्तार, बर्क रफ्तार इंटरनेट की सहूलत मिलेगी, उन्हें ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज़ मिलेगी, 4G की फैसिलिटीज़ मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस जिसे कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर को कोई 100 टावर के साथ नहीं, 1000 टावर के साथ नहीं, बल्कि 1367 टावर को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अगेन हमारी डिसाइडेड है कि अगले साल अगस्त में इलेक्शन कराना है। टाइमलाइन हैज बीन गिवन टू द PTCL एज वेल एज टू द USL। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम प्रोजेक्ट अगले 16 महीने के अंदर मुकम्मल कर दिए जाए। हमारा टारगेट था कि हम इंशाअल्लाह ताला 5G को पाकिस्तान में दिसंबर या जनवरी में इसका लॉन्च करें। अनफॉर्चुनेटली दिसंबर मेरा ख्याल है कि पोलिटिकल 2 महीने हमारे निकल गए अप्स एंड डाउन में। इंशाअल्लाह ताला मार्च का टारगेट हमने सेट किया अगले साल कि 4 बड़े शहरों के अंदर 5G को लॉन्च कर दिया। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद वकला ने एहतजाज आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया। आबिद ज़ुबैरी रुकन पाकिस्तान बार कौंसिल कहते हैं चीफ जस्टिस ने 24 घंटे में शिकायत के अजाले की यकीन दहानी कराई है। सिटी कोर्ट के एहतजाजी वकला सिंध हाई कोर्ट पहुँचे थे। सिटी कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ वकला की जानिब से चौकीदार पर मुबैना तशद्दुद किया गया था, ताहम दूसरे रोज़ भी सूरत हाल कशीदा रही, जिस पर अदालती अमले ने वकला का गेट बंद कर दिया। जवाबी रद्द अमल में वकला ने भी जजेस और साइलिन के गेट बंद कर दिए। जजेस, अदालती अमला और साइलिन का सिटी कोर्ट में दाखिला बंद कर दिया गया। दाखिली दरवाज़ों पर साइलिन और अमले का रश लग गया। तसादुम के दौरान अदालती मुलाजमीन दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए और कशीदगी के दौरान इलाका मैदान जंग बन गया। तोड़ फोड़ और पत्थराव के बायस दोनों की जानिब से 6 अफराद जख्मी हो गए। खेलों की खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, ड्रीम वर्ल्ड स्पोर्ट्स हेड सैयद खुर्रम शाह का कहना है कि टर्की के साथ खेलों समेत मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद करेंगे। सहूलियात मौजूद हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, ड्रीम वर्ल्ड में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ तो होती रहती हैं, लेकिन अब बड़े पैमाने पर कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी जो आगाज़ होने जा रहा है। हमारे साथ ड्रीम वर्ल्ड के हेड मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे, जानेंगे क्या एक्टिविटीज़ होने जा रहे हैं। सबसे पहले जैद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, थैंक यू वेरी मच।
और आपके हम ये बात बताएं कि माशाल्लाह आपने देखा होगा एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ ड्रीम वर्ल्ड स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ ले रहा होता है एकेडमिक भी। और अब हमने पाकिस्तान और तुर्की के साथ जो एक बहुत हमारे अच्छे रिलेशंस भी हैं, लेकिन हम उसको और बेहतर से बेहतर और मजबूत तरीन बनाने जा रहे हैं। इसीलिए हमने टर्किश कौंसलर जनरल जमाल साहब को भी मदऊ किया है और उन्होंने बहुत खुशी से हमारी दावत मंजूर भी की और आज बहुत एक अच्छा प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे। और इन्हें ड्रीम वर्ल्ड का इन्होंने दौरा भी किया है, विजिट भी किए हैं, एक्टिविटीज़ बहुत पसंद आई हैं और इंशाल्लाह टूरिज़्म के भी हवाले से पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशंस बहुत और अच्छे डेवलप होंगे इंशाल्लाह। समझते हैं दोनों फ़रीक़ैन के मिलने से एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इवेंट्स में इजाफा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, हमारे मुस्लिम जो मुल्कों के आते हैं जितने हैं, उसमें हमारा पाकिस्तान का और तुर्की का एक बड़ा अच्छा अहम किरदार और रोल है और ये बहुत अच्छा एक मजबूत आइन मजबूत इंशाल्लाह साबित होगा। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि सैयद खुर्रम शाह बता रहे थे कि कोशिश है कि बेहतर इवेंट्स कराए जाएँ, ज़्यादा मेंबर्स को फ़ायदा हो और सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ें, स्पोर्ट्स के मुकाबले ज़्यादा हों ताकि एक हेल्दी जो माहौल। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीमों के दौरे पर कराची के शायकीन खुशी से निहाल है। वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान आमद पर इनकी खुशी दीदनी है। मज़ीद जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिए। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार आई हुई है, वुमेंस टीम जो है श्रीलंका की कराची के अंदर खेल रही है, जबकि वेस्ट इंडीज़ टीम भी जो है वो पाकिस्तान आ रही है। और जिसके बाद अगर हम देखेंगे कि वो जो मैचेस थे वो शिफ्ट कर दिए गए मुल्तान में, तो कैसे देखते हैं अब यंग टैलेंट के वुमेंस टीम भी श्रीलंका की है, पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ जीती, अब वनडे सीरीज़ चल रही है, वेस्ट इंडीज़ भी आ रही है, तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है रिवाइव हो रही है। आप बहैसियत क्रिकेटर कैसे देखते हैं इसको? सर गुड साइन है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, तो सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को जाकर, बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। तो ये एक अच्छा साइन है कि यार पाकिस्तान में काफ़ी टाइम बाद दोबारा क्रिकेट आ रही है, इतना एंजॉय हो रहा है और सीखने को मिलता है काफ़ी, मतलब बहुत कुछ अच्छा है। आप कैसे देखते हैं कि जो क्रिकेट है वेस्ट इंडीज़ भी आ रही है, उसके बाद पाकिस्तान ने खेलना है, दीगर टीमें भी आई, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम भी आई? सर ये वही बोलूँगा कि अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, हमारी मुल्क की तरक्की हो रही है। इसी तरह के वेस्ट इंडीज़ आ रही है, सेकंड 11 यानी कि अपना आई हैं टीमें आई हैं, श्रीलंका आई है, बहुत सारी टीमें आई हैं। तो ये हमारी मुल्क के लिए अच्छा है, हमारी मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा है कि हमारा जो मुल्क है वो टेररिज्म नहीं है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। आप आएँ, खेलें हमारे साथ, हमारे। आप कैसे देखते हो? सर अच्छा साइन है, क्योंकि हमारी जो नेशनल टीम है वो UAE की कंडीशन में काफ़ी खेलें, अपने होम क्रिकेट से महरूम थे, जिसकी वजह से अभी इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है। ऑस्ट्रेलिया भी आई है, श्रीलंका, अफ्रीका भी टीम आई है, जिसकी वजह से अभी ये है कि अब लड़के अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आएंगी और कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खेलने का एक अपना मज़ा होता है, अपना कॉन्फिडेंस होता है अपने लोगों के सामने। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। ये जैसा कि आपने देखा कि यंग टैलेंट है कि जो कि यहाँ पर मौजूद है और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हो रही है उससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और यही वजह है कि जब ये ग्राउंड्स में जाके देखेंगे, अब कोविड की जो पाबंदियाँ वो भी बड़ी रिलैक्स हो गई, तो उसके बाद जब भी ग्राउंड में जाके देखेंगे तो इनको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सीखने को। महमूद रियाज। इंटरनेशनल क्विजिंग एसोसिएशन की जानिब से वर्ल्ड क्विजिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद 4 जून को दुनिया भर में किया जा रहा है। इस पर तफसीलन बताएंगे हमें वाजिद रज़ा अस्फहानी। जी वाजिद, आगाह कीजिए। 4 जून को वर्ल्ड क्विजिंग चैम्पियनशिप दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी एक क्विज़ मुकाबले का इनेकाद कर रही है और इस क्विज़ मुकाबले के जो निगरां हैं सैयद जावेद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए क्या तरीक़ाकार है और ज़रा इस चैम्पियनशिप के बारे में बताइए, ये है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल क्विजिंग एसोसिएशन के ताउन से पाकिस्तान में रिटन क्विज़ करवा रही है पिछले 6 साल से। 2017 में हमने पहली दफ़ा करवाया था और हम लोग इसके एसोसिएट मेंबर हैं पाकिस्तान में। इसकी शराइत कोई नहीं है, इसमें किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप चाहे तालिब इल्म हो, चाहे आप सनतकार हों, बिज़नेसमैन हो, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हों, आप इसमें बग़ैर किसी कोई कंडीशंस नहीं है इसकी। लेकिन इसका दौरानिया होता है 2 घंटे का। इसमें 8 जो टॉपिक्स हैं उसमें से 7 बेस्ट की जो आपकी स्कोरिंग होगी वो काउंटिंग की जाती है। इसके बाद इसका अनाउंसमेंट लंदन से वो अपनी वेबसाइट पे करते हैं और टॉप 50, 70, 200 इनके नाम वो अलग से करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साल गुज़िश्ता हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि टॉप 60 में हमारे बच्चे फॉल किया उन्होंने। तो ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। हर चंद के इसके सवालात बहुत मुश्किल होते हैं और ये बेस्ड होते हैं वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जो शोबिज़ है उनका, मीडिया। और ये जो इस साल जो हम प्रोग्राम करवा रहे हैं ये हम ICMA नीपा चौरंगी गुलशन इकबाल में इसका वेन्यू रखा है हमने और इसका वक्त रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे सुबह
और 10 बजे हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे जो 2 घंटे का होगा, 12 बजे हम ख़त्म कर देंगे। आपने जावेद रज़ा साहब की बात सुनने ने बताया कि 4 जून को तकरीबन 9 बजे वोटिंग टाइम है। ICM में नीपा पे जो वाक़ है वहाँ पे इस मुकाबले का इनेकाद होगा। मुकाबले में शिरकत की कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है, हर शख्स इसमें हिस्सा ले सकता है। तो जिसको हिस्सा लेना है वो 4 जून को ICM में सुबह 9 बजे पहुँच जाओ और इस वर्ल्ड क्विजिंग बहुत शुक्रिया वाजिद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।